नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी पीटी के लिए जो है आपका 2023 का घटना चक्र माफ कीजिएगा तो सीरीज घटना चक्र की आ गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 2023 वाली बुक है, तो इसे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। जो है पीडीएफ जो है आप लोग बार बार शिकायत करते हैं नहीं मिल रही है, तो पहले ही पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है, तो वहाँ से भी इसे आप लोग कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए इस बुक को हम जल्दी से जल्दी कवर करा दे रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन से आते हैं, दिया गया है आपका, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के साथ जो है भारत की सबसे छोटी सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है क्योंकि भारत और उससे पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बन रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में कुल 28 राज्य इस समय हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तीसरा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परमवीर चक्र है जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारत में। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 11 दिसंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका सार्क की स्थापना जो है आपका 1985 में की गई थी। यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका यानी हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दरिंगबाड़ी जो है यह आपके उत्तराखंड में नहीं एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद की जो है आत्मकथा है गोल। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, 25 वर्ष जो है लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए, यानी 25 वर्ष की उम्र में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, यानी पीपीपी मॉडल जो आप लोग पढ़ते हैं, यह जो होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी प्राइवेट सेक्टर और जो है गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ में आते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, गेहूं की फसल में सबसे अधिक प्रभाव देखा गया था हरित क्रांति में। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपका चावल था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके जवाब में हम आते हैं 1 जनवरी 2015 का जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग ला दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंगस्ट्रॉम है। ऑप्शन यहां से बी सही होगा, क्या है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, इंफ्रारेड तरंगों के आधार पर यह काम करता है। ऑप्शन आपका यहां से ए सही है। अगला प्रश्न, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, यानी इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है?
इसका जवाब है ऑप्शन सी, रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए को, विटामिन ए को रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगती है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, गैलियम धातु जो है यह हथेली पर रखने पर गलने लगती है। नाम ही है गैलियम, तो आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा है 19 नंबर के क्वेश्चन में, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सोचेगा। NH2 का होल क्यूब और होल 2 और CO इंटू CO, NH2 टू CO। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी USA से। अगला क्वेश्चन, कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिए गए या आयरिश संविधान से लिए गए हैं यह नीति निर्देशक तत्व। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बार बार पूछी जाती है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन का डी से होगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं, यानी कोई बिल मुद्रा बिल है या नहीं, यह निर्णय कौन लेता है? तो इसके जवाब में हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर बताता है कि यह बिल जो है मुद्रा बिल है कि नहीं। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से, कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है यह सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उस समय थे विंस्टन चर्चिल थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी जो पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न, खिलाफत समिति का गठन कहां और कब हुआ था? तो खिलाफत कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन मार्च 1919 में बॉम्बे में हुआ था। कहां पर? बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1908 में, इसकी हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, लोथल जो है एक बंदरगाह था, लोथल। अगला प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? तो यह भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बार बार यह पूछा जाता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिन का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन यहां से बी से होगा क्या? विजेता। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेख पर। कुछ जो है शिलालेख जो खरोष्ठी लिपि में भी हैं, तो उसे भी जो है स्पेशली क्वेश्चन कभी कभी डाल दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही हैं अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है दारा शिकोह ने करवाया था। दारा शिकोह ने। कमेंट में आप लोग बताइए कि दारा शिकोह की जो है हार कौन सी युद्ध में हुई थी? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
सूरत में स्थापित की गई थी पहली फ्रेंच फैक्ट्री? ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है, यानी कब आता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से होगा, जून से सितंबर तक रहता है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? 35 नंबर क्वेश्चन है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है चंदन का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी में पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो यह जो होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, नीलगिरी पहाड़ियों को जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है भादला में है। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, कहाँ पर है यह? भादला में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में भारत सरकार अधिनियम 1935 स्पेशली रूप से दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई जो है 2929 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का राजधानी से मिलान करना है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो दिया गया है आपका इटली। इटली की राजधानी की अगर हम बात करें तो रोम हो जाता है। फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो हेलसिंकी होता है। कनाडा देखते हैं, इसकी राजधानी ओटावा हो जाएगा। और यूक्रेन की राजधानी आप लोग कीव जानती हैं, रूस ज़्यादातर कीव पर ही हमला कर रहा था, तो यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। पहले का दूसरा से, दूसरे का तीसरा से, तीसरे का चौथा से और चौथे का पहला से मिलान करेंगे। आते हैं अब उसके बाद जो है हिंदी के सेक्शन पर आएंगे। देखिए मैथ रीजनिंग को हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्योंकि जो है इसमें जो है बताना संभव नहीं है, तो इसलिए आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर तुरंत आपको पीडीएफ मिलेगा, इंस्टेंट, एक भी मिनट लेट नहीं होगा, तुरंत पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोग जो है वहाँ से पूरा का पूरा पेपर कर सकते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी के रूप में दिया गया है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रत्नधन आकार होता है, रत्नाकार। ठीक ना, ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, रत्नधन आकार होता है रत्नाकार का संधि विच्छेद। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, वैकल्पिक होता है। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक होता है। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के कथन दिए गए, इन कथनों को बाद में निष्कर्ष दिए गए, निष्कर्षों को पढ़े और तय करे। दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञान तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए निष्कर्षों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? देखिए यह जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे भी हम लोग स्किप करते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग रीजनिंग भी कर सकते हैं। अब आते हैं जो है जीके के सेक्शन, करंट अफेयर के सेक्शन पे। यहाँ से पूरा जीके का कवर कर लेंगे। दिया गया 61 नंबर का, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची है भारत की पहली सोलर सिटी। कहाँ है? सांची। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदान द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया था। कौन? हिताची पेमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 63 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बी से होगा, 23 अगस्त को मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी, जया वर्मा सिन्हा ने पदभार लिया है रेलवे के नए सीईओ के रूप में। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए गए जाने की घोषणा की गई। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों को साथ दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर रवि किन्नन को दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। अगला प्रश्न, फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जवाब है ऑप्शन ई, मोहन बगान एसजी ने जीता है डूरंड कप 2023। अगला प्रश्न, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया? 67 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब इसका बनता है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस। अगला प्रश्न, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? देखिएगा वो क्वेश्चन अलग है, एक क्वेश्चन अलग है, तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह तेलंगाना में बन रहा है। तेलंगाना में बन रहा कौन? 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, कुल जो है 18 व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन आपका यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका जवाब बन जाता है ऑप्शन बी, यह जो है आजमगढ़ में बनाया जा रहा है। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय आजमगढ़ में। 71 से 75 तक आपका जो है गद्यांश पढ़ के आंसर देने हैं, तो गद्यांश को एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसके आंसर देंगे। दिया गया है आपका, निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वप्रथम प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और इसे एस्से अर्थ के ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उनके निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांत की तार्किक व्याख्या की जाती है। उनमें व्यक्तित्व विशेषता नहीं होती है, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। इस बात का जो है प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव, इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती है। सामायिक परिस्थितियों के दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास के बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। यह है आपका गद्यांश है। इसे जो है एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपके 10 नंबर मिलने वाले हैं 2 गद्यांश से, तो आप लोग इस पर जो है विशेष फोकस रखिएगा। पहला क्वेश्चन 71 नंबर इस पे बन रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निबंध क्या है, क्योंकि पूरे गद्यांश में हम लोग निबंध के आसपास ही चले हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? तो जैसा कि गद्यांश में बताया गया है, भारतेंदु युग से जो है निबंध का प्रारंभ माना जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण नहीं है, लेकिन यह गलत है क्योंकि इसी में तो इसमें व्यक्तित्व का गुण दिया जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, स्वाधीनता है। स्वाधीनता है, ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? सही जवाब है, हिंदी साहित्य में भारतेंदु व उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ होता है, यही माना जाता है क्योंकि गद्यांश में यही दिया गया है। इसके बाद एक और गद्यांश है, 76 से 80 तक का क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ के आंसर हम लोग देंगे। दिया गया है, इस गद्यांश को हम लोग एक बार पढ़ते हैं तब इसका आंसर देंगे। नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जाता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। इसके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। एक बांध के लिए अत्यावश्यक है कि इनमें पीछे के पानी का भार को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर ढकेले जाने वाली जल की मात्रा का जल दाब जल की गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों के तल चौड़े होता है, जिससे यह सतह से काफी नीचे भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सके। बरसों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन का मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठे किए जल को भूमि में संरक्षित करने के आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्री जल के अंतर्मन अर्थात समुद्री जल के भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिक जल का संरक्षण किया जाए। यह जो है भूजल संरक्षण से संबंधित गद्यांश है। इसके प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अत्यधिक शक्ति, समय तथा खर्च होने के कारण जो है इसका निर्माण अत्यधिक जटिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन ए, औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बड़ी जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने के कारण जो है इसकी मांग बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संचयन वह है जिसमें सही कथन को पूरा करना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जल संचयन वह है जिसमें वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे के काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जल का संरक्षण, और यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध का निर्माण कैसे किया जा सकता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बांध का निर्माण जो है कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका डीआई है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, तो आप लोग डीआई भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।